बड़े पुजारी पीताम्बर जी की नींद उस जोर की आवाज से टूटी, जैसे किसी ने कोई भारी गठरी नदी के गहरे हिस्से में फेंकी हो या किसी ने छलांग लगाई हो। पीताम्बर जी नदी किनारे बने पुराने मंदिर की धर्मशाला से बाहर आए। रात गहरी थी। उत्तर पूर्व की ओर तिब्बत की पहाड़ियों से उगा चंद्रमा अब तक आकाश के बीचों बीच आ चुका था और नेपाल भारत के जुड़वा शहरों दारचुला और धारचुला के बीच बहती काली नदी में उसका मटमैला सा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। बुजुर्ग पुजारी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए लालटेन आगे की ओर की और नदी में हुई उस आवाज का स्रोत ढूंढने लगे। कमजोर होती नजरों पर जोर डालते हुए उन्होंने नदी की तरफ देखा। नदी वहां चौड़ी थी और इसलिए कुछ शांत भी। बीच नदी में जैसे किसी ने एक पेड़ सा खड़ा कर दिया था। अभी तो शरद ऋतु शुरू ही हुई है, क्या मध्य द्वीप इस साल जल्दी दिखने लगा है? उन्होंने जैसे खुद से ही पूछा। वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि नदी के उस पार भारत के धारचुला वाले किनारे पर हो रही एक हरकत ने उनका ध्यान खींचा। एक साया एक बंधी हुई नाव के पास से भागता हुआ। चांदनी रात में वो बूढ़ी आंखें ज्यादा तो नहीं देख सकी, सिवाय उस पतले से डील डोल वाले छोटे कद के साये के, जो अब नदी पार के जंगल में खो सा गया था। ये लड़के किसी दिन डूबेंगे, तब इनके इजावा को होश आएगी। बरसात बीती नहीं है और महाकाली में तैरने निकले हैं। उन्होंने खांसते हुए टिप्पणी की और धर्मशाला में अंदर चले गए। अरे पंडित जी ढोक गरे, प्रणाम स्वीकारें। आज सुबह सुबह नदी किनारे कैसे? शिवदत्त नाव वाले ने, जिसे लोग शिबुआ कहते थे, पंडित चंद्रशेखर भट्ट से पूछा। औसत ऊंचाई के पंडित भट्ट अपने भारी शरीर को ढक रही धोती को पानी से बचाने के लिए ऊपर उठाते हुए जवाब देने को हुए कि शिबुआ फिर बोला, पंडित जी पानी बहुत है अभी भी, बस मैं साफ सफाई कर लूं नाव की, फिर मैं छोड़ देता हूं आपको उस पार। पैदल जाने में खतरा है, बरसात बाकी है अभी तो। खाक बाकी है बरसात, वो देख पीछे। पंडित जी ने नदी के बीचों बीच इशारा करते हुए कहा। धारचुला को बांटती काली नदी के बीच में एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा साफ नजर आ रहा था। पेड़ बहता हुआ नहीं, जैसे खड़ा हो, और उसके पीछे की तरफ एक छोटी सी चट्टान, और चट्टान के नीचे जमीन, पानी नहीं जमीन, नदी के बीचों बीच जमीन। शिबुआ की फटी हुई आंखों को देखकर पंडित जी बोले, देवता नाराज हैं कि क्या है? शरद शुरू भी नहीं हुआ ठीक से और मध्यद्वीप दिखने लगा है। चल अब तू ही ले चल वहां तक, पूजा तो करनी ही पड़ेगी। जी? शिबुआ ने बिना अपना ध्यान उभरते हुए द्वीप की तरफ से हटाए पूछा। जी नहीं, चलो जी, बरसात के बाद वाली पूजा करनी है द्वीप पर। वापसी में मैं आ जाऊंगा जैसे तैसे, अभी तो पहुंचा दे। कहते हुए पंडित जी उसकी छोटी सी नाव में बैठे। अरे पैसे तो लेता जा, कहते हुए पंडित जी ने द्वीप की उभरती हुई जमीन पर कदम रखा। लेकिन शिबुआ जैसे किसी गहरी सोच के अधीन उनकी आवाज से दूर भारतीय किनारे की ओर जा चुका था। शायद उसे और यात्रियों की जल्दी थी। बरसात के बाद मध्य द्वीप पर से महाकाली का पानी ऐसे हट रहा था जैसे किसी धीरे धीरे चेहरा दिखाती हुई नवविवाहिता का घूंघट हो। द्वीप पर बढ़ते हुए चंद्रशेखर भट्ट के पैर अचानक रुक गए। वो काली चट्टान पर पड़ी चीज पहली नजर में कपड़ों का गट्ठर लगी, जैसे किसी ने कुछ छोड़ दिया हो बरसात शुरू होने से पहले, और अब पानी उतरने पर फूल कर आकार में बढ़ गया हो। लेकिन जिस तरह वो पड़ी थी, न तो वो आकार में फूली हुई मालूम होती थी और न ही कपड़ों की गठरी। पंडित जी आगे बढ़े। एक हाथ पानी की तरफ लटका हुआ, दूसरा मुड़ा हुआ। पंडित जी स्तन रह गए। वो कोई इंसान था,
आखिर भटजू ने पूजा का सामान एक तरफ रखा और धीरे धीरे आगे बढ़े। काली गीली रेत पर उनके पैरों की आवाज नहीं हुई, सिर्फ काली नदी का बहाव था, शांत लेकिन भारी। पास जाकर देखा, एक आदमी था, औंधे मुंह पड़ा हुआ, खाकी रंग का कुर्ता पायजामा, गर्दन के पीछे एक अजीब सी छाप या निशान जैसे किसी खास बनावट के पत्थर से लगा हो। एक झोला बगल में, जूते अभी भी पैरों में। भट्ट जी ने घुटने टेक कर उसे पलटाया। चेहरा देखकर एक पल के लिए उनकी सांस रुकी। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नदी के उस किनारे की तरफ देखा जहां धारचूला के घर दिखते थे, धुंध में डूबे हुए। उनकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी, जैसे किसी को मदद के लिए पुकारना चाह रहे हों। दूर नदी के किनारे के पास एक चट्टान पर एक आदमी चुपचाप बैठा था, हाथ में बांस की छड़, मछली की डोर पानी में। उसने पलट कर नहीं देखा। भट्ट जी ने गहरी सांस ली। अरे कोई है! उनकी आवाज पानी के ऊपर से गुजरी। वो आदमी जो मछली पकड़ रहा था, उसने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर वापस नदी की तरफ। भट्ट जी उठे। उन्होंने अपने सामने पड़े उस आदमी के चेहरे को एक बार फिर से देखा। पानी ने पहचान को कुछ छुपा दिया था, लेकिन खाकी कुर्ता, झोला, जूते ये किसी आम राहगीर के नहीं लगते थे। और कुर्ते की जेब में कुछ था, एक मुड़ा हुआ कागज। भट्ट जी ने छुआ नहीं, बस देखा। झोले की बात अलग थी, वो खुला हुआ था। अंदर एक छोटी सी थैली, खाली, कुछ रस्सी के टुकड़े, कुछ एक भीगे हुए कागज, एक टिन का डब्बा, छोटे बॉक्स जैसा जिसका ढक्कन खुला हुआ था और अंदर कुछ नहीं था। भट्ट जी ने झोले को हाथ नहीं लगाया। वो उठे और दूर मछली पकड़ते हुए उस आदमी की तरफ बढ़े, जैसे टापू से ही उसे आवाज लगाकर बुलाना चाहते हो। सुनते हो? भट्ट जी ने फिर पुकारा। वो आदमी मुड़ा, उम्र 45-50 के आसपास, चेहरा पका हुआ जैसे धूप में बहुत साल बिताया हूं, सर पर बाल लगभग समाप्ति की ओर और आंखें। भट्ट जी को लगा बहुत कुछ देख चुकी थी। न घबराहट, न हड़बड़ी। क्या हुआ पंडित जी? उसकी भारी रोबदार आवाज में नेपाली जू से कुमाऊनी ज्यू का फर्क उसके लहजे से एकदम साफ था। पंडित जी बोले, यहां द्वीप पर इस चट्टान के पास एक आदमी पड़ा है। मुझे लगता है वो उठ नहीं रहा है। उस आदमी ने अपनी मछली की डोर पानी से निकाली, धीरे धीरे, जैसे कोई जल्दी नहीं थी उसे, लेकिन जाना जरूरी था। खाकी कोट के नीचे उसी रंग की अपनी पैंट को मोड़ता हुआ आदमी पानी में रास्ता बनाता, जैसे उसे हर चट्टान, हर करंट का पता हो। कुछ ही देर में मध्य द्वीप पर था। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं? द्वीप आते ही उस आदमी ने कहा। अरे सूबेदार साहब, छुट्टी कब आए? बस अब छुट्टी ही छुट्टी है। बहुत युद्ध देख लिए, रिटायर हो गया हूं। वैसे याद ही कर रहा था घर में कुछ दिन पहले आपको। पड़ोस की रुक्की दी आई थी, तब जिक्र छिड़ा था आपका। वो नाम सुनकर पंडित जी की आंखों में जैसे एक उदासी भर आई। सूबेदार सिंह ने भांपते हुए बात बदली और पूछा, आप कब लौटे काठमांडू से? बस अभी सावन के खत्म होते होते। माघ में राज्याभिषेक के बाद कुछ दिन काशी चला गया था, अपने पुराने गुरुकुल। पंडित जी ने सूबेदार सिंह को चट्टान की तरफ आने का इशारा करते हुए बताया। सूबेदार सिंह ने पास आकर उस आदमी को देखा। छाती से पानी निकालने की कोशिश की, न पानी ही निकला, न कोई हरकत ही हुई। फिर वो धीरे से झुके, आदमी के सर को देखा, उसकी गर्दन के पास हाथ रखा, नब्ज देखने के लिए शायद, या कुछ और देखने के लिए।
मैंने बहुत कोशिश की, वो उठ नहीं रहा, पंडित जी ने कहा। वो अब नहीं उठेगा पंडित जी। मतलब वो जा चुका है, और गया भी ऐसी जगह से है बेचारा जो न यहाँ है न वहाँ, जहाँ की परवाह न धारचूला पुलिस को है न दारचूला प्रहरी को। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे ये कब से पड़ा है? मुझे नहीं पता, मैं अभी आया, आज ही। बरसात के बाद मध्यद्वीप में पूजा करनी पड़ती है ना हर साल। इस साल द्वीप अचानक ही कुछ जल्दी निकल आया, तो एक दिन पहले तक तो शायद ये जमीन पानी के नीचे ही रही होगी। सूबेदार सिंह ने चारों तरफ देखा, रेत पर, चट्टान पर, पानी की तरफ। गांव से ही कुछ लोगों को बुलाना होगा। भट्ट जी ने हाँ में सिर हिलाया। दोपहर तक द्वीप पर 10-12 लोग जमा हो गए थे, धारचूला की तरफ से भी, दारचूला की तरफ से भी। लगभग सभी एक दूसरे को जानते थे, नदी के दोनों किनारों के लोग। ये सीमा यहाँ के लोगों के लिए कभी बाधा नहीं रही थी। रिश्तेदारी थी, व्यापार था, आना जाना था। आदमी की पहचान जल्दी ही हो गई। रामदत्त डाक विभाग में हरकारा था। हरकारा यानी वो आदमी जो ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर चिट्ठी और सामान ले जाता था। वैसे तो हरकारों का काम भारतीय सीमाओं के भीतर डाक पहुंचाना था, लेकिन उससे कितना ही घर चलता। इसलिए कभी कभार व्यापारियों की चिट्ठी पत्री, जरूरी सामान वगैरह को आर पार करना उनकी मजबूरी थी। कभी धारचूला से दारचूला तक, कभी नेपाल की तरफ से भारत की तरफ। इस काम को कानूनी दृष्टि से सही या गलत ठहराना उतना ही कठिन था जितना ये तय करना कि मध्यद्वीप किसका है, दारचूला का, धारचूला का, या बस नदी का। पैर फिसला होगा बेचारे का, पानी में गिर गया होगा, किसी ने कहा। हाँ, बरसात के बाद पानी बहुत था, दूसरा बोला। बेचारा अकेला चलता था। पंडित जी चुप खड़े थे। कुछ था जो उन्हें खटक रहा था, लेकिन क्या वो तय नहीं कर पा रहे थे। शाम को जब लोग धीरे धीरे वापस जाने लगे, रामदत्त के शरीर को ले जाने की व्यवस्था भी हो गई, तब भट्ट जी वहीं बैठे रहे, सूबेदार सिंह भी। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी ज्यादा उस समय, बस बैठे थे। आप यहां क्यों रुके? भट्ट जी ने पूछा। आप क्यों रुके? सूबेदार सिंह ने उल्टा पूछा। भट्ट जी मुस्कुराए, लेकिन मुस्कान में कुछ था। मुझे अनुष्ठान करना है। अब तो पता नहीं, आज उसकी बॉडी मिली तो अशुद्धि रहेगी। देखें, जब अनुष्ठान होगा तभी जा पाऊंगा। और भट्ट जी ने पल भर रुक कर कहा, और कुछ चीजें हैं जो समझ नहीं आ रही। सूबेदार सिंह ने कुछ नहीं कहा, बस नदी की तरफ देखते रहे। रात को धारचूला में नेपाल की तरफ एक छोटे से कमरे में भट्ट जी और सूबेदार सिंह बैठे थे। चाय थी, लालटेन थी, और वो सवाल था जो भट्ट जी के दिमाग में सुबह से घूम रहा था। रामदत्त को मैं जानता था, भट्ट जी ने कहा। ज्यादा नहीं, लेकिन देखा था। कुछ साल से इस रास्ते पर चलता था। कैसा आदमी था? सूबेदार सिंह ने पूछा। वक्त का पक्का इन रास्तों पर जो लोग चलते हैं उन्हें होना ही पड़ता है। वो अपना रूटीन नहीं तोड़ता था, तोड़ भी नहीं सकते वे लोग। पहाड़ में रात काटना मतलब खतरा, और नदी का नियम तोड़ना मतलब मौत। सूबेदार सिंह ने चाय का घूंट लिया। और रामदत्त ने वो नियम तोड़ा। हरकारों का सरकारी काम के अलावा ढके छुपे रास्तों से व्यापारियों का सामान ले जाना जग जाहिर है, रामदत्त भी करता होगा। लेकिन ये काम बरसात में नहीं हो सकता था। बरसात में महाकाली को चुनौती देना मतलब मौत। लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं भट्ट जी?
मतलब अगर द्वीप अभी अभी ही दिखना शुरू हुआ है तो रामदत्त को नदी के रास्ते सामान आर पार करना अभी शुरू करना बाकी था। लेकिन पंडित जी, उसका शरीर देखकर तो यही लगता था कि वो पानी में एक दो दिन नहीं तो कुछ घंटे तो जरूर रहा है। आप कहना चाहते हैं कि वो खुद वहां नहीं गया होगा? कमरे में थोड़ी देर के लिए सिर्फ लालटेन की टिमटिमाहट रही। या तो उसने किसी सामान के लिए नदी का नियम तोड़ा था, पंडित जी ने कहा, या कोई और वजह थी जो उसे मध्य द्वीप तक खींच लाई। सूबेदार सिंह के फौजी माथे पर कुछ चिंता की रेखाएं उभरने लगी थी। अगली सुबह पंडित जी नदी किनारे टहल रहे थे। नाव घाट पर खड़ी थी और नाव वाला शिबुआ रस्सी सुलझा रहा था। शिबुआ इस घाट का नाव वाला था वर्षों से। ढोगरे पंडित जी, मध्य द्वीप में पूजा हो गई? अरे कहाँ शिबू, तूने सुना तो होगा, हरकारे रामदत्त की लाश मिली थी वहां। अब 3 दिन बाद शुद्धि होगी तभी पूजा होगी। वैसे तू तो यहां आता जाता रहता है, देखा था क्या हरकारे को इस बीच? शिबुआ की उंगलियां एक पल के लिए रुकी, फिर चलने लगी। मैं तो अपनी ही चिंता में लगा था पंडित जी। 1-2 महीने बाद मंगशिर में बड़ी बेटी का ब्याह तय हुआ है, वहीं गया था। वैसे भी बरसात में कहाँ यात्री नाव का जोखिम लेना चाहते हैं, कम ही कमाई होती है। शादी का खर्च भी पता नहीं कैसे निकलेगा। गोमती ब्याह की उम्र की हो गई क्या? पर उसकी जन्मपत्री तो मांगलिक है ना, लड़का मिल गया आसानी से। कहाँ पंडित जी, बड़े पुजारी जी ने बड़ी मुश्किल से कुंडली देख दाग के कहीं से एक रिश्ता मिलाया है। और इस गोमा के नखरे देखो, कहती है कुंडली के चक्कर में क्या पड़ना। वैसे तो रिश्ते तुझे ज्यादा मिल जाते अगर कुंडली ना मिलाता तो। लेकिन पीताम्बरदाई ने घर ढूंढा है तो घर परिवार देख के ही ढूंढा होगा। मैं भी तो यही समझा रहा हूं गोमा को पंडित जी। देखिए, शायद उसका दिमाग ठिकाने आ जाए। वैसे शिबू, गोमती गलत भी नहीं कह रही। दुष्यंत और शकुंतला ने क्या कुंडली मिला के किया था ब्याह? पंडित जी ने कहा और नदी के बहाव को निहारते आगे बढ़ गए। गरीब और अनपढ़ शिबुआ को दुष्यंत शकुंतला के इतिहास का पाठ पढ़ाकर पढ़े लिखे पंडित जी अपने इतिहास को लताड़ने लगे। आखिर अपनी शकुंतला के लिए वे स्वयं तो कभी दुष्यंत जैसा साहस नहीं कर सके थे। इसीलिए तो रुक्मणी, रुक्की, अब भरे पूरे परिवार की स्वामिनी थी। और वो, उनके पास अपना कहने को कुछ था तो बस अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान और बड़े पुजारी पीताम्बर जी। शिबुआ ने तो पिछले कुछ दिनों में रामदत्त को देखा नहीं है। भट्ट जी ने शाम को सूबेदार सिंह को बताया। लोग भूल जाते हैं कई बार पंडित जी। वो नाव वाला है सूबेदार साहब, इस घाट का हर आने जाने वाले को जानता ही है लगभग। रामदत्त यहां से सालों से गुजरा है। सूबेदार सिंह ने कुछ नहीं कहा। और एक बात सूबेदार साहब, उसने कहा कि बरसात के बाद से नाव कम चली है, लेकिन कल मैं खुद उसी की नाव से द्वीप गया था और द्वीप के बाद वो इतनी तेजी से दूसरे किनारे की ओर बढ़ा जैसे यात्रियों की लाइन लगी हो। शायद उसका मतलब था कि आमतौर पर बरसात में यात्री कम आते हैं। हाँ शायद, लेकिन भट्ट जी के शायद में वो यकीन नहीं था जो होना चाहिए था। धारचूला का व्यस्त बाजार। सोमदत्त बनी की दुकान पर भीड़ छट रही थी। शाम का समय था। पड़ोस की दुकान से हरि आया दुकान बंद करने में सहायता करने के लिए। सुना सेठ जी आपने, रामदत्त हरकारा नदी में डूब के खत्म हो गया बेचारा। काली नदी खा गई उसे। क्या? कब 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 हुआ ये? सोमदत्त ने ऐसे पूछा जैसे हरकारे से उसका गहरा नाता हो। 2-1 दिन हो भी गए अब तो। आप बहुत दुखी लग रहे हैं उसके जाने से। आपको पता नहीं था क्या? अरे पता नहीं कि छोड़ हरिये, ये बता हरकारे का थैला मिला या बह गया नदी में? ओह समझा, आपका नाता हरकारे से नहीं उसके थैले से था। खैर थैले का तो मुझे पता नहीं सेठ जी, शायद सूबेदार अंकल को पता हो।
लोग बता रहे थे उन्होंने ही उसे देखा था, और पार साइड के पंडित जी ने। अच्छा अच्छा, तू जा अब, बाकी मैं बंद कर लूंगा दुकान। हरिया के जाते ही दुकान को बाहर के बजाय अंदर से बंद करके सेठ सोमदत्त दुकान के पिछले हिस्से में भागा। एक छोटा सा कमरा, कई तरह के छोटे औजार, एक अलमारी में एक छोटे से खाली बॉक्स को देखकर उसने सर पकड़ लिया। बॉक्स खाली था, सिवाय एक रसीद के। तीसरे दिन सुबह भट्ट जी ने अनुष्ठान किया, मध्यद्वीप पर अकेले। वो चाहते थे कि मन लगे, पूजा हो, लेकिन हाथ फूल चढ़ाते रहे, होंठ मंत्र बोलते रहे, और उनकी आंखें उस चट्टान को देखती रही जहां रामदत्त पड़ा था। पानी उतर रहा था, धीरे धीरे मध्यद्वीप धीरे धीरे और बाहर आ रहा था। और भट्ट जी को अचानक एक बात याद आई, एक बात जो उन्होंने देखी थी लेकिन उस वक्त समझी नहीं थी। जब वो पहली बार रामदत्त के पास झुके थे, उसके कपड़े गीले थे, हाँ, लेकिन रेत उसके कपड़ों, जेबों में घुसी रेत, थैले में घुसी रेत काफी हद तक सूखी थी। नहीं, पूरी तरह सूखी नहीं, थोड़ी नम, लेकिन उतनी नम नहीं जितनी होनी चाहिए थी अगर वो पानी में डूबा हो और वहां बह कर आया हो। अगर कोई पानी में डूबता है या बह कर आता है तो रेत भी उसके साथ होती है, गीली चिपकी हुई नदी के बीच की रेत। रामदत्त के कपड़ों पर वैसी रेत नहीं थी, न ही उसके थैले में या उस बॉक्स में जो उन्हें खाली मिला था। रेत गीली नहीं थी, पूरी तरह से नहीं, जैसी डूबने पर होती है आमतौर पर। शाम को पंडित जी ने सूबेदार सिंह से कहा। सूबेदार सिंह ने गहरी सांस ली। मैंने भी देखा था। भट्ट जी ने उनकी तरफ देखा। आपने कुछ कहा नहीं? आप खुद देखें, इसलिए चुप रहा। भट्ट जी समझे, ये वो आदमी था जो दूसरों को सोचने का मौका देता था, जल्दी नहीं करता था। वो आगे बोले, तो अगर वो पानी में डूबा ही रहा सूबेदार साहब, तो रेत गीली क्यों नहीं थी? या तो वो पानी में उतना देर नहीं था जितना हम सोच रहे हैं, या जो रेत उसके कपड़ों और थैले में हमको मिली वो नदी के बीच की नहीं, नदी के किनारे की रेत है, जो नम तो होती है लेकिन गीली नहीं। और अगर वो नदी में ज्यादा समय रहता तो फर्क करना नामुमकिन हो जाता। नहीं सूबेदार साहब, क्योंकि नम रेत भी गीली रेत में बदल जाती। लेकिन वो पानी से बाहर आ गया। क्यों? मध्यद्वीप, पंडित जी ने लगभग उछलते हुए कहा। क्योंकि मध्यद्वीप इस साल जल्दी उभर आया है सूबेदार साहब, इसलिए। सूबेदार सिंह की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। मतलब अगर आपकी गणना सही है पंडित जी, तो बात जितनी दिखती है उससे ज्यादा गहरी है। सूबेदार सिंह ने नदी की तरफ देखते हुए कहा। पंडित जी ने हामी भरी, और इस गहराई में अपना राज छुपाने की कोशिश करने वाला शायद एक बात भूल गया। नदी का नियम अगर कोई तोड़ सकता है तो वो नदी ही है, और इस साल नदी ने वो नियम तोड़ा, मध्यद्वीप से पर्दा जल्दी हटाकर। और रामदत्त की लाश काली की कोख से निकलकर मध्यद्वीप की काली चट्टान पर आ लगी।